सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आर्टिकल 13 की, जिसे द गार्डियन ऑफ राइट्स भी कहते हैं, जो कि पार्ट 3 के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो देखिए, व्हाट इज आर्टिकल 13? देखिए, आर्टिकल 13 क्या है? इज द टीथ ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि क्या करता है ये प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये क्या है, गार्डियन है। ठीक है, तो टीथ को भी हम गार्डियन कहते हैं। इट डिक्लेयर्स दैट एनी लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स इज वॉइड। ये कहता है कि कोई भी लॉ, पार्लियामेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह की इस तरह का लॉ अगर बनेगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, तो वो क्या रहेगा, अपने आप में ही क्या रहेगा, वॉइड रहेगा, वो वैलिड नहीं रहेगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देखिए, इट स्टैब्लिशेस जुडिशियल रिव्यू एम्पावरिंग कोर्ट्स टू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देखिए, इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है जुडिशियल रिव्यू की। ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो गार्डियन भी कहते हैं, या इवन हाई कोर्ट्स के पास भी पावर है कि अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर वो ऐसा कोई कानून बनाती है, ऐसा कोई लॉ बनाती है जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो आप उसका जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं और फिर कोर्ट्स उसे क्या कर सकते हैं, नल एंड वॉइड, या फिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए हम अब हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसके लिए। आर्टिकल 13 क्लोज 1 कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, बहुत सारे लॉ जो हैं 1950 से पहले भी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, जो पहले हमारे जैसे आईपीसी वगैरह थे, या अभी भी सीपीसी वगैरह है, आईपीसी वगैरह तो चले गए। ठीक है, तो अब क्या वो भी लॉ है या नहीं है, या कुछ ऐसे एक्ट थे जो कि वो मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट या इवन कॉन्स्टिट्यूशन को के वायलेशन में थे, तो क्या वो वैलिड है या नहीं है, तो ये उसकी बात करता है। आर्टिकल 13 क्लोज 2 है, कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मतलब कि 1950 के बाद में जो लॉ बने हैं, तो देखिए, प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि वो वॉइडेबल हो सकते हैं। 13 क्लोज 2 जो आ गया पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या होंगे, वॉइड होंगे। अगर वो वायलेशन में होंगे तो वो क्या रहेंगे, वॉइड रहते हैं। डेफिनेशन की बात है 13 क्लोज 3 के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएगा कि लॉ है क्या। ये बताता है क्या क्या चीज़ें लॉ कहलाएंगी। आर्टिकल 13 क्लोज 4 बताता है अमेंडमेंट्स के बारे में कि क्या, देखिए बहुत ही लेटेस्ट स्टेज पे लेके आए थे इसको। तो बताता है कि भाई जो अमेंडमेंट्स हैं, क्या उन्हें भी लॉ कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि आर्टिकल 13(1) के अंदर है। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सारे लॉ जो भी हमारे देश के अंदर थे, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। देखिए, बिल्कुल क्लियर कहता है कि अगर ये जो कानून थे, मतलब संविधान आने से पहले, वो अगर कानून आज के टाइम, मतलब उस टाइम पर 1950 के टाइम पर, अगर वो इनकंसिस्टेंट है, या मतलब इनकंसिस्टेंट ये हो सकता है कि थोड़ा सा वैलिड है, थोड़ा सा इनवैलिड है, या कंप्लीटली वैलिड है, मतलब कंप्लीटली इनवैलिड है, तो वो क्या रहेंगे, वो उनको मतलब वॉइड माना जाएगा। ठीक है, उतने पार्ट को। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर कहता है। अब आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। लॉ इन फोर्स रेफर्स टू लॉ पास्ड बिफोर जनवरी 1950। एग्जाम्पल आईपीसी 1860, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आईपीसी भी ले लीजिए, सॉरी सीपीसी भी ले लीजिए 1908। तो ये जो सारे लॉ थे, ये सब क्या थे, 26 जनवरी 1950 से पहले के थे। तो अब इनके बारे में बात करता है कि क्या ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो आपने पढ़े हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, तो ये वैलिड थे। इनकंसिस्टेंसी, अब जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, अगर वो इनकंसिस्टेंट है किसके साथ में, फंडामेंटल राइट्स के साथ में, तो क्या हो जाएंगे, वो वॉइड हो जाएंगे। टू द एक्सटेंट द होल लॉ डजंट डाई, ओनली बैड पार्ट डाइज, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। देखिए, पूरा जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर वो जो कानून है थोड़ा सा वैलिड है, थोड़ा सा इनवैलिड है, ठीक है, तो जो इनवैलिड वाला पार्ट है वो क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो वो मतलब पूरा लॉ उसमें मर नहीं जाएगा, उसमें ख़त्म नहीं हो जाएगा। जितना पार्ट बेकार है उसको हटा दिया जाएगा, जिसे हम कहते हैं डोन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब देखिए, वॉइड होगा, दे बिकम इन ऑपरेटिव नॉट डेड फ्रॉम द बिगिनिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब देखिए, वो क्या रहेंगे, एक्लिप्स का मतलब है कि मान लीजिए, वैसे मैं इसको पूरा आगे डिटेल में बताऊंगा, तो अभी थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। वो क्या रहेंगे, इनऑपरेटिव हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से डेड नहीं रहेंगे। मतलब जैसे ही मान लीजिए किसी अमेंडमेंट की वजह से कोई लॉ है जिसकी वजह से उस पर एक क्लाउड क्रिएट हो गया है, शैडो क्रिएट हो गई है, जैसे अमेंडमेंट चला जाएगा तो वापस से वो वैलिड हो जाएगा एक्ट।
ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करते हैं। सेपरेटिंग द बैड फ्रॉम गुड, मतलब बुरे को हटा देना अच्छे वाले लॉ से। इफ़ ए पार्ट ऑफ लॉ वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट विल रिमूव ओनली दैट पार्ट। अब मान लीजिए, जैसे मैंने आपसे फिर से पहले भी कहा कि ऐसा कोई पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है कि मतलब वायलेशन में है, तो अगर वो वायलेशन में जो भी पार्ट है उस पार्ट को हटा देंगे। अगर वो सिविल मतलब उसको अलग किया जा सकता है तो ठीक है, तब उसको हटा देंगे। द रेस्ट ऑफ द वैलिड लॉ कंटिन्यूज टू सर्वाइव। जो बचा हुआ कानून है, जो बचा हुआ लॉ है, अगर वो वैलिड है तो वो क्या करेगा, वो सर्वाइव करेगा और बाकी वाला हटा दिया जाएगा। कंडीशन क्या है? द वैलिड पार्ट मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन विदाउट द वॉइड पार्ट। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दोनों के दोनों चीज़ें थी, ये दोनों एक साथ में इतने कनेक्टेड नहीं होने चाहिए कि दोनों को अलग ही नहीं किया जा सकता, कि जो गलत है और जो सही है, जो वैलिड पार्ट है और जो इनवैलिड पार्ट है, वो इतने भी कनेक्ट ना हो एक साथ कि उनको हम हटा ही ना पाए, उन दोनों को दो टुकड़े हम उसके कर ही ना पाए। तो वो अपने आप में भी क्या होने चाहिए, वो स्टैंड अलोन करने चाहिए, तभी उनको हम ये डॉक्ट्रिन उस पर लागू होगा और तभी वो लॉ वैलिड रहेगा। देखिए, केस लॉ है इसके अंदर, RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957। इसके अंदर हम बहुत सारी जजमेंट्स हैं, काफ़ी 6-7 और आने वाली हैं, 8-10 आने वाली है शायद, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ, फैक्ट्स क्या थे? लॉ रेगुलेटेड कंपटीशन, ठीक है। एक कानून आया जिसने क्या करा, कंपटीशन जो होता है लॉटरी सिस्टम, उसको क्या करा, रेगुलेट किया। सम पार्ट्स रेगुलेटेड गैम्बलिंग स्किल बेस्ड एंड अदर गैम्बलिंग चांस बेस्ड। अब देखिए, दो तरह से रेगुलेशन हुई उनकी। तो एक तो वो हुए जिसमें आप अपनी स्किल्स यूज़ करते हैं, गैम्बलिंग के टाइम पे अपना दिमाग लगाते हैं तब जाके जीतते हैं। और दूसरी गैम्बलिंग क्या हुई कि भाई तुक्का लग गया, है ना, कि मतलब चांस जो होता है लॉटरी सिस्टम जैसे होता है, आपने खरीदी, आपने कोई दिमाग तो लगाया नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, तो गैम्बलिंग चांस इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय ट्रेड राइट्स। तो जो ट्रेड राइट्स के अंदर क्या है, गैम्बलिंग क्या है, गैम्बलिंग चांस जो कि लॉटरी सिस्टम है, तुक्का लगने वाली जो चीज़ है, ठीक है, जिसमें आप दिमाग नहीं लगा रहे, तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो इसके अंदर इशू था, शुड दी होल एक्ट बी स्ट्रक डाउन और ओनली द गैम्बलिंग पार्ट। अब ये बात आई कि भाई अब ये जो एक्ट है, क्या इसके अंदर पूरे के पूरे एक्ट को ही ख़त्म कर दिया जाए, या फिर जो उसके अंदर जो गैम्बलिंग वाला पार्ट था, जो चांस वाला पार्ट था, लॉटरी सिस्टम वाला पार्ट था, क्या उसको हटा दिया जाए। देखिए, जजमेंट थी, द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड सेवरेबिलिटी, इट सेपरेटेड द गैम्बलिंग प्रोविजन फ्रॉम द स्किल प्रोविजन, ठीक है। तो जो गैम्बलिंग वाली चीज़ थी, चांस वाली बात थी, लॉटरी वाली थी, उसको हटा दिया गया और स्किल प्रोविजंस को कंटिन्यू रखा। रीजनिंग ये दी गई, इफ़ द वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड कैन बी सेपरेटेड, द होल एक्ट नीड नॉट बी डिक्लेयर वॉइड। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर दोनों एक्ट, वो जो पूरा एक्ट है उसके अंदर ये उसके जो दो अगर हम पार्ट कर रहे हैं, उन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं एक से दूसरे से, तो जो इनवैलिड पार्ट से अगर वो ठीक से वैलिड पार्ट अगर अलग हो जा रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगा के उसको हम वैलिड रखेंगे, बचे और जो वॉइड पार्ट को हम इनवैलिड कर देंगे, ठीक है। अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, हाइडिंग नॉट डाइंग। देखिए, थोड़े से समय के लिए छुप जाता है, उस पर चंद्र ग्रहण आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो मरता नहीं है। जो कानून है वो मरता नहीं है, कुछ टाइम के लिए इनऑपरेटिव हो जाता है, वो वैलिड कुछ टाइम के लिए फंक्शन में नहीं रहता है। जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स आर नॉट वाइप्ड आउट कम्प्लीटली। अब देखिए, जो संविधान बनने से पहले के जो लॉ थे, जो वायलेट करते थे फंडामेंटल राइट्स को, तो उनको ऐसा नहीं कि उनको कम्प्लीटली ही ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। कुछ समय के लिए उनको क्या किया गया, उसके ऊपर एक्लिप्स आ गया, ठीक है, एक उसको शेडो में जो है ढक दिया गया थोड़े टाइम के लिए, जब जिसे कहते हैं कि दे रिमेन डोरमेंट, ठीक है, डोरमेंट बना दिया गया, या फिर ओवर शेडोज हो गए बाय द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इफ द फंडामेंटल राइट इज अमेंडेड रिमूव्ड लेटर, द ओल्ड लॉ बिकम एक्टिव अगेन। अब मान लीजिए वो जो फंडामेंटल राइट था जिसकी वजह से ये मतलब इनवैलिड हो रहा था, या जो भी मतलब जिसकी वजह से इसको डोरमेंट होना पड़ा, ठीक है, अगर उसी को फंडामेंटल राइट को अगर हम बदल देंगे, उसको अमेंड कर देंगे, तो ये तो फिर वापस से ऑपरेटिव हो जाएगा, फिर से वैलिड हो जाएगा, मतलब फंक्शन में आ जाएगा। या फिर मान लीजिए उस फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया जाए, तो क्या होगा, पुराना कानून वापस से एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं इसको ये हाइड नहीं हुआ, हाइड होता है मतलब मरता नहीं है। फिर है देखिए, केस लॉ है आपका भीकाजी नारायण धकरस वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1955 का है। इसके अंदर फैक्ट्स हैं, ए प्री इंडिपेंडेंस लॉ CP एंड बेरार मोटर व्हीकल एक्ट क्रिएटेड अ गवर्नमेंट मोनोपोली ऑन द ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक्सक्लूडिंग प्राइवेट सिटीजन। तो देखिए, ये एक्ट आया जिसने क्या किया कि जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है उसके लिए, उसमें जो है गवर्नमेंट के लिए मोनोपोली बना दी।
तो जिससे क्या हुआ, जो प्राइवेट सिटीजन्स थे अब उनके उनके इनके जो राइट्स थे वो चले गए। ठीक है, तो इसके अंदर इशू आया कि डिड दिस लॉ बिकम कम्प्लीटली डेड, मतलब वॉइड आफ्टर 1950 बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 19(1)(g राइट टू प्रोफेशन। तो राइट टू प्रोफेशन जो दिया है 19(1)(g के अंदर, अब एक तरीके से देखा जाए तो ये तो उसका वायलेशन में है। तो क्या हम इसको कम्प्लीटली क्या कर दें कि डेड कर दें, वॉइड कर दें, जैसी संविधान आया। तो इसके ऊपर देखिए जजमेंट्स में क्या आया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इसमें अप्लाई किया गया। द कोर्ट हेल्ड दैट द लॉ वाज नॉट डेड बट मेयरली एक्लिप्स्ड बाय द फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स की शेडो में जो है कुछ टाइम के लिए छुप के रह गया। ठीक है, ये कंप्लीटली मतलब मरा नहीं। और देखिए फिर ये वापस से ऑपरेटिव कैसे हुआ, वापस से फिर से वो एक्टिव कैसे हो गया, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। संविधान जैसे ही 1951 में अमेंड हुआ, जिससे क्या हुआ कि स्टेट को मोनोपोली जो है मतलब अलाउ कर दी गई। तो ये जो शेडो क्रिएट करी थी फंडामेंटल राइट्स ने वो हट गई। अब वापस से जो है वो वैलिड हो गया, मतलब वैलिड मतलब वापस से एक्टिव हो गया। रिजल्ट क्या हुआ, द ओल्ड लॉ बिकम्स एक्टिव एंड वैलिड अगेन विदाउट नीडिंग टू बी री एनेक्टेड। तो वापस से वो वैलिड हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए। सपोज अ ब्रिटिश लॉ फ्रॉम 1930 सेज नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब मान लीजिए एक लॉ था जो 1930 में कहता था कि जो है कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। अब इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन गेव अस फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a। अब देखिए संविधान ने हमें क्या फ्रीडम दी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। तो अब क्या हुआ, नाउ दैट 1930 लॉ बिकम्स वाइड बिकॉज इट क्लैशेस विद द आर्टिकल 19। तो जैसे 1930 है, जैसे क्या है ये 1930 का जो एक्ट है ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स। कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, 19(1)(a) के अंदर, जो कहता है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। जब अगर आप कहें कि सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते तो वो क्या हुआ, 1930 वाला फिर क्या हो गया, वो वॉइड उसको मतलब अब इनवैलिड डिक्लेयर कर दें। अब देखिए नो रेट्रोस्पेक्टिविटी। रेट्रोस्पेक्टिविटी का मतलब हुआ कि पीछे से लागू, ठीक है ना, तो फ्यूचर इफेक्ट है सिर्फ इसके अंदर। तो आर्टिकल 13(1) इज प्रोस्पेक्टिव, मतलब कि इट डज नॉट नलिफाई पनिशमेंट गिवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस जनवरी 1950। तो बेसिकली जो है क्या करता है, ये नलीफाई नहीं करता जो कि मतलब 1950 से पहले की चीज़ें हुई हैं। बेसिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए आपने 1948 के अंदर कोई क्राइम किया, उसकी सज़ा आपके ऊपर चल रही है, और आप कहेंगे जी 1950 में तो जो संविधान बदल गया है, ठीक है, तब हमारी जो सज़ाओं को भी हटा दिया जाए, है ना, क्योंकि क्या है ये। तो ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ों के अंदर क्या होगा, जो सज़ा थी वो कंटिन्यू रहेगी। जो पनिशमेंट गिवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमेंस जनवरी, वो क्या है, वो ख़त्म नहीं होती है। ओल्ड क्राइम्स कमिटेड बिफोर 1950 आर स्टिल पनिशेबल अंडर द ओल्ड लॉ। पुराने कानून में भी वो वैलिड रहेंगी। अब देखिए केस है इसके अंदर, केशवन माधरवा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। कहा इसके अंदर, ए ट्रायल फॉर एन ऑफेंस कमिटेड इन 1949 कैन कंटिन्यू इवन इफ द लॉ बिकम वॉइड इन 1950। अब देखिए लॉ भले ही जो है वॉइड हो गया 1950 में आके, लेकिन जो 1949 के अंदर जो ऑफेंस आपने किया था वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट वाइप आउट पास्ट हिस्ट्री। देखिए जो भी हमारा जो इतिहास है ना, उसको कम्प्लीटली जो है आर्टिकल 13(1) जो है उसको ख़त्म नहीं करता है, बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से उसको नष्ट नहीं कर देता है। आर्टिकल 13 क्लोज 2 कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब देखिए 1950 के बाद के जो लॉ हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट होगा तो वो क्या होगा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इनऑपरेटिव हो जाएगा, तभी से वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, ये बिल्कुल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। तो ये क्लियरली कहता है कि ऐसा कोई भी कानून, ठीक है, जो क्या करे, आपके फंडामेंटल राइट्स को ले ले, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी को भी मतलब उसको चेंज करने की कोशिश करे, ठीक है, मेनली पार्ट 3 में जो राइट्स जो इस तरह की चीज़ें होंगी, अगर मतलब जितना पार्ट भी वो क्या रहेगा कॉन्ट्रवेंशन में रहेगा लॉ के, तो वो क्या होगा,
वो वहाँ से वॉइड रहेगा। मतलब आप कोई भी ऐसा कानून मत बनाइए जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। अगर वो उसके अगेंस्ट में होगा तो उसे क्या कहेंगे, वो वॉइड रहेगा। इसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। जैसे पहले वॉइडेबल वाली सिचुएशन ही है, कंप्लीटली वॉइड है। देखिए इसके इंग्रेडिएंट से समझते हैं। ये प्रोहिबिट करता है, ठीक है। इट पुट्स अ डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एट्सेट्रा। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट ही जो है रेस्ट्रिक्शन लगा के रखता है कि जी आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते, जो क्या है, इन कॉन्ट्रवेंशन है या फिर इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ। एक्शन क्या है, शैल नॉट मेक एनी लॉ। बिल्कुल क्लियर कहता है कि आप ऐसा कानून बिल्कुल बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका, एनी न्यू लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट इज वॉइड एब इनिशियो। अब जो है नया जो कानून है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो वो क्या है, डेड फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग। शुरू से ही वो, मतलब उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ ऐसा माना जाएगा। स्कोप क्या है, अप्लाइज टू लॉज मेड आफ्टर 26 जनवरी 1950। तो 1950 जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी से, तब से ही वो क्या रहेगा, मतलब उसके बाद के कानून जो बनते हैं उन पे 13(2) लगता है। अब आप हिंदी वाला एग्जाम्पल आप वैसे पढ़ लेना, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स ए न्यू लॉ टुमारो सेइंग ओनली पीपल विद ब्लू आइज कैन गेट गवर्नमेंट जॉब्स, इट वायलेट्स आर्टिकल 13। अब मान लीजिए कल को सरकार कह रही थी जिनकी नीली आंखें उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ये क्या होगा, आर्टिकल 13 जो कि इक्वालिटी की बात करता है उससे उसका ये वायलेशन होगा। अंडर आर्टिकल 13(2) दिस लॉ इज वॉइड अब इनिशियो, डेड फ्रॉम बर्थ, इट हैज़ नो वैल्यू। तो 13(2) के अंदर क्या है, ये वॉइड है, ये शुरू से ही मरा हुआ है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब आता है आपका डिफरेंस इन वॉइडनेस। देखिए 13(1) और 13(1)(2), एक कहता है प्री 1950 से पहले और एक कहता है पोस्ट 1950 के बाद। तो देखिए नॉट डेड जस्ट स्लीपिंग, तो ये कहता है जी देखिए मरा नहीं है, बस थोड़ा सा वो आराम कर रहा है, जैसे इक्लिप्स में जैसे हमने पढ़ा। अब है कि डेड फ्रॉम बर्थ स्टिल बोर्न। बेसिकली क्या है कि जैसे ही वो इनकंसिस्टेंट था, वायलेशन में था फंडामेंटल राइट्स के, तो वैसे ही वो क्या हुआ, वो डेड हो गया। मतलब वो शुरू से ही वो कभी उसका जन्म हुआ ही नहीं। अब ये प्री के अंदर है, कैन बी रिवाइव्ड इफ़ द इनकंसिस्टेंसी इज़ रिमूव्ड। बेसिकली अब वापस जैसे हमने पीछे जो है मोनोपोली वाला 1951 के अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा, तो उसमें क्या हुआ कि देखिए जैसे ही जो है मोनोपोली जो है गवर्नमेंट के लिए आई, तो फिर वो अपने आप में ही वो क्या हुआ, ऑपरेटिव हो गया, ठीक है। तो उसमें जो एक्लिप्स था वो हट गया। यहाँ पे क्या है कि द लेजिस्लेचर हैड नो पावर टू मेक सच अ लॉ इन द फर्स्ट प्लेस। देखिए कहा है कि पार्लियामेंट या फिर जो भी विधानसभा भी है आपकी, उनके पास पावर ही नहीं है इस तरह के कानून बनाने की। अब क्या है देखिए 13(1) क्या है, एप्लीकेबल टू सिटीजन्स ओनली, वो सिर्फ सिटीजन्स पे ही लागू होता है। और ये पोस्ट 13(2) क्या कहता है, ये कंप्लीट नलिटी, ये शुरू से ही क्या है, नॉट वैलिड। अब इसके केस लॉ के ऊपर आ जाते हैं। दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 का केस है। द यूपी ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्ट वॉज पास्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स। देखिए यूपी ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्ट पास हुआ जैसे ही संविधान जो है लागू हुआ। इट नेशनलाइज्ड बस रूट, इसने क्या किया कि जितने भी बस के रूट थे उनको सबको नेशनलाइज्ड कर दिया, अफेक्टिंग प्राइवेट बस ओनर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्राइवेट बस ओनर्स थे उनके ऊपर तो बहुत दिक्कत आ गई, ठीक है, बहुत उनके खर्चे बढ़ गए। इशू क्या था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉज मेड बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग वॉइडनेस। तो इसमें था कि भाई क्या डिफरेंस है जो लॉ जो है संविधान के पहले वाले और संविधान के बाद वाले जो हैं वॉइडनेस के बारे में, ठीक है। तो डज एक्लिप्स अप्लाई टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और नॉट, ये बात है कि भाई इस पर भी क्या एक्लिप्स लग जाएगा क्या। तो जो जो बेसिकली जो है 1950 के बाद के जो लॉ हैं, क्या उनके ऊपर भी एक्लिप्स लग सकता है क्या। तो यही इशू है। इसका आंसर मुझे मालूम है कि आपने जो है अपने दिमाग में ले भी आए हैं। देखिए हेल्ड किया कि स्टिल बोर्न मतलब कि वॉइड है, नॉट वैलिड। द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट ए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 13(2) वायलेटिंग फंडामेंटल राइट इज ए नलिटी फ्रॉम इंसेप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम वापस से फिर से क्लैरिफाई कर दिया कि अगर संविधान 1950 के बाद से कोई भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन में लॉ पास होगा, वो क्या रहेगा, तभी से इनवैलिड रहेगा, ठीक है। सो डेड एट बर्थ। रीजनिंग है, द स्टेट डज नॉट हैव द पावर टू मेक सच अ लॉ एट ऑल। मतलब ये कहता है कि देखिए कोर्ट के पास मतलब
पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है इस तरह के लॉ बनाने की एट द फर्स्ट प्लेस। Therefore, the doctrine of eclipse generally does not apply to citizen for post constitutional law। इसलिए जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होता संविधान के बनने के बाद से, ठीक है। अब आपका आ जाता है आर्टिकल 13 क्लोज 3, व्हाट इज लॉ। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बताता है कि लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। द टर्म लॉ इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ रूल्स, बहुत तरह की चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इट्स नॉट जस्ट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, ये नहीं कह सकते जो एक्ट पास हुआ है सिर्फ वही अपने आप में लॉ है। इसके अंदर क्या आएंगे, एक्ट्स भी होंगे जो लेजिस्लेशंस हैं आपके, ऑर्डिनेंस भी आएंगे, वो प्रेसिडेंट के थ्रू हो या गवर्नर के थ्रू हो, नोटिफिकेशन जो पास होती हैं गवर्नमेंट गैजेट्स में निकालती रहती हैं, ऑर्डर्स, रूल्स, बाय लॉज, ये सब भी आएंगे। जो कस्टम्स हैं, यूसेज, हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, जो कस्टमरी लॉ हैं हमारे जो परंपराओं पे बने हुए हैं, ठीक है, तो वो वाले लॉ भी इसके अंदर आएंगे। 13 क्लोज 3 का देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसका बहुत ही ब्रॉड स्कोप है। इंक्लूड एनी रूल, ठीक है, कोई भी रूल है उसको इंक्लूड करता है, रेगुलेशंस को इंक्लूड करता है, ऑर्डर को इंक्लूड करता है, और बाय लॉ मेड बाय दी गवर्नमेंट, तो उन सबको क्या करता है, इंक्लूड करता है, उन सबको मिला के कहता है ये लॉ है। कस्टम एंड यूसेज के बारे में देखिए, लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल प्रैक्टिसेस दैट आर लीगली बाइंडिंग आर ऑल्सो लॉ। तो जो समाज के में जो है प्रथाएं चलती आई हैं, अगर वो क्या है फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में नहीं है, ठीक है, वो अगर वो क्या है कि उनकी जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल ठीक है, तो वो क्या है, वो भी अपने आप में कानून है। इफ़ ए कस्टम वायलेट्स, अगर वो वायलेशन में है फंडामेंटल राइट्स के, तो इट मस्ट एंड, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्यों, द स्टेट कैन नॉट बाईपास राइट बाय इशूइंग ए नोटिफिकेशन। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को आप यूं ही दरकिनार नहीं कर सकते एकमात्र नोटिफिकेशन पास किए हुए, या फिर है ना कि सिंपल सा कुछ भी पास कर दिया और चलो हटाओ, है ना। एग्जाम्पल आर्टिकल 13 के लिए, 13 क्लोज 3 के लिए, इफ़ अ विलेज हैज़ एन ओल्ड कस्टम दैट दलित्स कैन नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, इज इट वैलिड। तो अब देखिए, कस्टम रहा है पहले के टाइम पे कि जो दलित्स जो होते हैं, लोअर कास्ट जो होते हैं, वो पानी नहीं पी सकते कुएं से, ठीक है, तो आप इसको क्या वैलिड कहेंगे, नहीं है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 13 क्लोज 3 कस्टम इज लॉ। देखिए, लॉ तो है, कस्टम क्या है, लॉ है, लेकिन सिंस दिस कस्टम वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी, अब ये जो कस्टम है क्या है, ये वायलेशन में है फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 15 में है, इक्वालिटी के बारे में बात करता है, इसलिए क्या होगा, ये रहेगा वॉइड आपका। आगे है कि क्या, देखिए ये आज आप नई चीज़ सीखेंगे, इस पर्सनल लॉ। अब ये जो हिंदू मुस्लिम्स अपने अपने रिलीजन के बेस पे जो लॉ रहते हैं, जो पर्सनल मैरिजेस से रिलेटेड या वो डिवोर्स से रिलेटेड, तो क्या ये लॉ है या नहीं है। देखिए, पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एट्सेट्रा गवर्न मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हिंदू में और मुस्लिम्स में, ये जो सारे लॉ हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि दोनों ही आंसर देती है कि भाई हाँ ये लॉ है, और वो कहते हैं कि लॉ नहीं है। तो देखिए, इफ़ यस, अगर हम कहें कि यस, तो कोर्ट कैन स्ट्राइक देम डाउन इफ़ दे वॉलेट राइट्स। अगर हम कहें कि भाई पर्सनल लॉ भी लॉ है, तो क्या हुआ, कोर्ट उनको हटा सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है, वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि वो अगर वो फंडामेंटल राइट्स के जो है वॉयलेशन में हुए तो। अब क्या है, इफ़ नो, अगर हम कहें कि भाई नहीं है, लॉ नहीं है, तो ये हो जाएगा कि दे आर इम्यून फ्रॉम चैलेंज, मतलब उनको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते, जैसा चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा, ठीक है ना। इसके अंदर केस लॉ से समझते हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे, नरसू अप्पा माली। देखिए, इसके अंदर फैक्ट्स एंड इशू है, अ लॉ प्रोहिबिटेड बाइगमी फॉर हिंदूज बट नॉट फॉर मुस्लिम, चैलेंज्ड एज डिस्क्रिमिनेटरी। देखिए, लॉ क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि हिंदूज के अंदर एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, ठीक है, पर मुस्लिम्स के लिए क्या अलाउड है। तो ये चैलेंज किया कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो इशू था इसके अंदर कि डज पर्सनल लॉ फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ इन आर्टिकल 13। तो ये कहा गया कि भाई जो पर्सनल लॉ है, क्या वो डेफिनेशन जो है लॉ की, क्या उसके अंदर आते हैं कि नहीं आते। इसमें कहा गया, कोर्ट ने कहा नहीं। द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट पर्सनल लॉज आर नॉट लॉ इन फोर्स, दे आर बेस्ड ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जी पर्सनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है, वो क्या है, रिलीजन स्क्रिप्चर्स पे जो है हमारे, उन पर आधारित हैं। देयरफॉर दे कैन नॉट बी टेस्टेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, इसलिए उनको हम जो फंडामेंटल राइट्स के साथ में उनको टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बात इसके अंदर कही गई।
अगला देखिए मॉडर्न व्यू समझिए, शायरा बानो केस, यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रिपल तलाक केस। इन दिस जजमेंट, in this landmark judgment, the Supreme Court declared the practice of triple तलाक ए बिद्दत अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसके अंदर जो ट्रिपल तलाक था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो था, 3 तलाक, उसको क्या करा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। रीजनिंग क्या दी गई, while the court didn't explicitly overruled Narasu Appa Mahali, it ruled that any practice which is arbitrary and violate Article 14 cannot be protected under the guise of personal law। इसके अंदर कहा गया, देखिए इसने जो हमने अभी जजमेंट पढ़ी नरासु अप्पा मल्ली, इसको देखिए ऐसा नहीं कि इसको जो है मतलब इसी को टारगेट करके इसको ओवर रूल कर दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। इसके अंदर बस ये कहा गया कि भाई जो भी प्रैक्टिस है जो बेसिकली राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ठीक है, वो क्या है, उसकी आर्बिट्री में है, तो वो क्या है, वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका बराबरी का अधिकार है वो नहीं बनेगा, तो वो इस तरह के जो लॉ हैं वो वैलिड नहीं रहेंगे। दिस सिग्नल्स ए शिफ्ट टूवर्ड्स टेस्टिंग पर्सनल लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। तो यहीं से स्टार्ट हुआ कि क्या पर्सनल लॉ को भी हम क्या कह सकते हैं, क्या वो उसको भी आर्टिकल 13 क्लोज जो 3 है उसकी डेफिनेशन के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। अब देखिए, अब केस आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए शंकरी प्रसाद केस 1951, फैक्ट एंड इशू है इसके अंदर। फर्स्ट अमेंडमेंट आया 1951 जिसमें लैंड रिफॉर्म्स आए, जिसके अंदर जो है बात आई कि भाई क्या मतलब जो है पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है या नहीं। तो इसके अंदर इशू क्या आया, कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट, इज एन अमेंडमेंट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो पार्लियामेंट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड या नहीं, और क्या जो अमेंडमेंट वो जो आएगी क्या वो अपने आप में लॉ रहेगा आर्टिकल 13 के अंदर। तो देखिए पार्लियामेंट कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लॉ इन आर्टिकल 13 मीन्स ऑर्डिनरी लॉ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसने कहा कि जी जो आर्टिकल 13 जो लॉ की बात करता है वो सिर्फ एक ऐसा ऑर्डिनरी लॉ होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की नहीं है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके अंदर नहीं आएंगे। देयरफॉर पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो इसके अंदर कहा कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को मतलब उनको भी जो है अमेंड कर सकता है। अब देखिए आगे है गोलकनाथ केस 1961, फैक्ट एंड इशू है, इसके अंदर भी जो ब्रदर्स थे उनकी लैंड के बारे में था। पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट वाज चैलेंज। इसके अंदर जो पंजाब सिक्योरिटी लैंड एक्ट था उसको चैलेंज करा गया। उसके अंदर इशू आया कि री एग्जामिनिंग इफ पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। तो उसके अंदर बात आई कि भाई वापस से चेक करो कि क्या पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को ले सकता है कि नहीं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था ना, इसमें कहा गया सुप्रीम राइट्स आर सुप्रीम। जैसे पहले कहा गया कि जो है बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास पे। तो यहाँ पे कहा गया जो राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या है, सैक्रोसैंक्ट है, दे आर सुप्रीम। द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स अर्लियर स्टैंड 11 जज बेंच। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जो पिछली जजमेंट थी 1951 की उसको क्या करा, उसको जो है रिवर्स कर दिया। कहा गया इट हेल्ड दैट लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स अमेंडमेंट। तो कहा गया जी देखिए जो लॉ है ना वो भी क्या है, मतलब लॉ जो है अमेंडमेंट्स को भी इंक्लूड करता है आर्टिकल 13 के अंदर। इसीलिए देयरफॉर पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। इसलिए पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके जैसे आपका राइट टू प्रॉपर्टी खत्म किया था वो ऐसा नहीं कर सकता, ये बात वहाँ कही गई। अभी इसके देखिए फाइनल चीज़ में बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स को हटा सकते हैं नहीं कर सकते। अब देखिए एक और चीज़ आई, आर्टिकल 13 क्लोज 4 आया, द पार्लियामेंट्स रिप्लाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नहीं कर सकते आप जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकते, तो पार्लियामेंट ने भी अपनी दादागिरी दिखाई। उन्होंने क्या करा, वो लेके आए 24th अमेंडमेंट, जिससे क्या हुआ कि गोलकनाथ जो जजमेंट थी उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल कहा गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। कह दिया जी अगर 368 के अंदर कोई भी अमेंडमेंट लेके आता है पार्लियामेंट, तो वो जो चीज़ है वो जो है हम इस आर्टिकल 13 के अंदर कवर नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात कही गई। तो इफेक्ट क्या रहा इसका, एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो उसे क्या करा, कहा गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है
उनको तो जो है जो लॉ की डेफिनेशन है आर्टिकल 13 के अंदर उसमें से उसको हटा दिया गया। अब देखिए एग्जाम्पल्स समझ लीजिए। पार्लियामेंट पासेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूविंग राइट्स टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट ने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स जो है प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हटा दिया गया। कैन सिटीजन से दिस अमेंडमेंट इज वॉइड अंडर आर्टिकल 13? क्या सिटीजन कह सकता है कि भाई ये जो अमेंडमेंट है क्या है, ये क्या ये वॉइड है? ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 13 क्लोज 4 सेज नो अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज एज ऑर्डिनरी लॉ। तो जो है अमेंडमेंट्स जो है उनको ऑर्डिनरी लॉ की तरह चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और देखिए केस लॉ है जिसके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, केशव नंदा भारती स्टेट ऑफ केरला। द बेसिक स्ट्रक्चर जो जिसका जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का। फैक्ट्स है इसके, देखिए वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट आई, उसी को चैलेंज किया गया जिसने गोलकनाथ के इसको जो है रिवर्स किया, और उसी अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। कहा गया कि स्वामी केशवानंद भारती राइट्स वर इसमें बेसिकली अफेक्टेड थे। तो इस 24th अमेंडमेंट को जब चैलेंज किया तो इसके अंदर इशू भी यही रहा कि क्या ये 13 क्लोज 4 वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि 13 क्लोज 4 भी क्या है, अमेंडमेंट के थ्रू ही आया था। डज पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कहा गया कि भाई पार्लियामेंट के पास क्या अनलिमिटेड पावर है कि संविधान को वो बदल सकती है? तो केशव नंदा भारती की जजमेंट थी, उसने जो है लिमिटेड कहा कि ना तो यस कहा ना ही उसको नो कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 13 को कहा गया देखिए अमेंडमेंट्स आर नॉट लॉ। ये बात कही कि अमेंडमेंट्स क्या है, लॉ नहीं है। तो यही देखिए फाइनल पोजीशन है। बट पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहा गया कि देखिए लेकिन आप जो है क्या कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छुएंगे, जो बेसिक जिस पे बेस है, जिस पे संविधान टिका हुआ है, उसको नहीं आप हटा सकते। जुडिशियल रिव्यू क्या है, इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर कोई अमेंडमेंट आया, जैसे कि इसके अंदर क्या था 13 क्लोज 4 के अंदर क्या कहा गया कि जैसे ही हम यहाँ पे कोई अमेंडमेंट लेके आएंगे, अब आप उसको क्या करेंगे, उस अमेंडमेंट को कोई कोर्ट उसको रिव्यू ही नहीं कर सकता। तो फिर कोर्ट ने कहा देखिए जुडिशियल रिव्यू तो क्या है, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप उसको नहीं ख़त्म कर सकते। कोई भी आप ऊट पटांग लॉ लेके आएंगे और हम उस पर उसको चेक भी ना करें, जुडिशियल रिव्यू क्या होगा, इसलिए वो पार्ट बना दिया गया। दिस बैलेंस द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट विद द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से जो है दोनों की सुप्रीमेसी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की ही है, तो ऐसा नहीं है कि जो है पार्लियामेंट अलग है। अब देखिए केस लो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। पार्लियामेंट पास 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, एडिंग क्लोजेस टू आर्टिकल 368 सेइंग नो अमेंडमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। देखिए जिसकी बात मैं पहले बता रहा था वो इस केस के अंदर बात कही गई। देखिए 42nd अमेंडमेंट आया और कह दिया गया जी अब जो है यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट आएगी उसको कोई भी कोर्ट जो है उसको नहीं सुन सकता, ठीक है ना। तो इस बात को क्या कहा, देखिए कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दीज क्लोजेस, इट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जो बातें कहती थी कि भाई अमेंडमेंट अगर कोई भी आएगा आर्टिकल 368 के अंदर तो कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये बात कोर्ट ने कहा कि ये जो है इनवैलिड है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पार्लियामेंट कैन नॉट यूज इट्स अमेंडिंग पावर टू डिस्ट्रॉय द चेक ऑन इट्स ओन पावर। अगर देखिए पार्लियामेंट इस तरह का लॉ नहीं लेके आ सकता जिससे कि, क्योंकि हमारा क्या होता है देखिए संविधान मतलब जो कोर्ट होते हैं, जुडिशरी जो होती है वो नज़र रखती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पे, एग्जीक्यूटिव भी नज़र रखता है। हम क्या करते हैं, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर हैं सब एक दूसरे के चेक एंड बैलेंस होते हैं कि भाई कोई गलत तो नहीं कर रहा। तो अगर पार्लियामेंट ऐसा करेगा तो फिर ये वाला तो हम काम ही नहीं कर सकते, फिर तो आप जो मर्जी करते रहो, फिर तो जजेस में भी फिर जो है नेता लोग बैठ जाएंगे। अब आता देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, क्या अपना आप राइट को आप कह सकते हो कि जो मुझे नहीं चाहिए, क्या आप उसको वेव ऑफ कर सकते हो? क्या सिटीजन से आई वॉलेंट्री गिव अप माई फंडामेंटल राइट्स, क्या एक सिटीजन कह सकता है जी मैं तो जो है अपना राइट ख़त्म करता हूँ? तो केस है इसके अंदर भाषेश्वर नाथ वर्सेस CIT 1959। इसके अंदर कहा गया कि इन इंडिया सिटीजन कैन नॉट वेव देयर फंडामेंटल राइट्स। तो जो इंडियन सिटीजन है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो अपना अधिकार नहीं छोड़ सकता। दीज राइट्स आर नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट बट फॉर पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं है,
ये पूरे जो है सब पूरी पब्लिक पॉलिसी के लिए, ठीक है, सबको ही ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। द स्टेट हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट देम, तो ये स्टेट की जो है जिम्मेदारी है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, इवन इफ़ यू डोंट वांट देम, यहाँ तक कि अगर आप उनको चाहते भी नहीं हैं तब भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं बाकी वीडियोस भी जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू। सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन।